तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ कॉलबैक हुक को रिएक्ट में। और ये हुक हमें क्या करता है वो तो हमें पता है, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले देखा था पहले कुछ वीडियो में। पर इसमें हम ये रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे हैं, तो थोड़ा डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि ये हुक एक्चुअली कैसे काम करता है और क्या क्या इसकी इनबिल्ट चीज़ें वगैरह है, और एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख सकते हैं इसके। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कि यूज कॉलबैक हुक इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू कैच द फंक्शन डेफिनेशन बिटवीन री रेंडर्स। और इसमें री रेंडर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो रिएक्ट के फंक्शंस को कैश करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनको री रेंडर्स के बीच में सेम रखना है। तो इससे कुछ चीज़ें आपके ध्यान में आ रही है कि एक्चुअली फंक्शन को क्यों हमें करना पड़ेगा री रेंडर के अक्रॉस सेम, और कैसे इफेक्ट करता है री रेंडरिंग इस फंक्शंस को। तो जब भी आप कोई फंक्शन देखते हो ना जावास्क्रिप्ट का, तो वो जो फंक्शन है वो फंक्शंस एक्चुअली एज अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट काम करते हैं। मतलब देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और वो ऑब्जेक्ट अगर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ सेम है या नहीं वो देखना चाहा, तो वो कभी भी सेम नहीं आएंगे जबकि उनकी वैल्यू अंदर की सारी चीज़ें एकदम सेम हो। तो देखो, एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज नेवर इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट का रूल है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इज नेवर इक्वल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट जो कि सेम डिफाइन किया हुआ है। आपने सीधा कॉपी पेस्ट करके भी इक्वलिटी चेक की, तभी भी वो सेम नहीं आएगा। इसके लिए रीज़न है क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है ना, उसका एक अलग इंस्टेंस क्रिएट होता है, और वो इंस्टेंस एक्चुअली इक्वल नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन जो आपने डिफाइन किया है, उसकी सेम डेफिनेशन के साथ में अगर आपने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया, या फिर वही सेम फंक्शन अगर फिर से रीअसाइन हो गया, तो वो भी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि वो फंक्शन का जो इंस्टेंस है, जो लोकेशन जहाँ पे वो बना हुआ है, वो अलग अलग रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर रिरेंडर पे जो फंक्शन हमारे कांस्टेंट को मिलेगा, या फिर फंक्शन के नेम से जो हम रेफर करेंगे, वो हर रिरेंडर पे अलग रहेगा, जबकि उसकी बॉडी या पैरामीटर सेम है। तो इसीलिए जैसे कि हम एरेज को या फिर ऑब्जेक्ट्स को यूज मेमो हुक लगा के देख रहे थे कि कैसे हम एक्चुअली उनको कैश कर सकते हैं, वैसे हमें फंक्शन को भी कैश करना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप किसी पैरामीटर को, किसी फंक्शन को पैरामीटर में पास कर रहे हो, प्रॉप्स में पास कर रहे हो, या फिर किसी डिपेंडेंसी एरे में डाल रहे हो, तो हर रीरेंडर पे वो चेंज होगा, और वो डिपेंडेंसी एरे चेंज होने की वजह से रीट्रिगरिंग होगी। या फिर आपका मेमो जो होता है रिएक्ट का, जो कि हर एक कंपोनेंट को कैश करता है, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली चेंज हो रहा है ना उसका जो रेफरेंस नेम है, उसकी बॉडी एक्चुअली चेंज हो रही है उस रेफरेंस नेम के लिए। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए यूज कॉलबैक यूज करना पड़ता है। तो यूज कॉलबैक जब यूज करेंगे तो इन्होंने क्या क्या दिया वो एक बार ग्लैंस मार लेते सबसे। कॉल यूज कॉलबैक एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट टू कैश अ फंक्शन डेफिनेशन बिटवीन रिरेंडर्स। मतलब ऐसे कॉल करना है आपको, आपका जो भी फंक्शन होगा उसे आपको ऐसे अंदर डिफाइन करना है। पैरामीटर्स वगैरह रह सकते हो आप, क्योंकि ये बेसिकली कॉल बैक है। कॉल बैक मतलब क्या, ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं। और सेकंड पैरामीटर होता है इसका डिपेंडेंसी एरे, जो कि यहाँ पे दिया है। फर्स्ट पैरामीटर इज फंक्शन, सेकंड पैरामीटर इज डिपेंडेंसी एरे। और फर्स्ट पैरामीटर जो है फंक्शन, वो हमेशा क्रिएट होगा जब भी अपना डिपेंडेंसी एरे चेंज होगा। अगर डिपेंडेंसी एरे में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो पहले जो था वही रहेगा। तो देखो, the function value that you want to cache, it can take any arguments and return any values. react will return not call, मतलब ये रिटर्न करेगा, कॉल नहीं करेगा आपके फंक्शन को बैक टू यू ड्यूरिंग द इनिशियल रेंडर। पहले रेंडर में आपको फंक्शन मिल जाएगा अपना, और नेक्स्ट रेंडर react will give you the same function again if the dependency have not changed since the last render. Otherwise it will give you the function that you have passed during the current render and store it in case it can be reused later. React will not call your function, the function is returned to you. You can decide when and whether to call it. मतलब आप खुद डिसाइड करोगे फंक्शन को। एक्चुअली इसमें आपको वैल्यू नहीं मिलेगी फंक्शन की, एक्चुअल फंक्शन नहीं मिलेगा, और फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। इतना ईजी है। डिपेंडेंसीज, ये जो सेकंड पैरामीटर है ना, उसके बारे में। द लिस्ट ऑफ ऑल रिएक्टिव वैल्यूज रेफरेंस्ड इनसाइड ऑफ द फंक्शन कोड। रिएक्टिव वैल्यूज का जो सेट है वो हम दे सकते हैं सेकंड पैरामीटर में। रिएक्टिव वैल्यूज क्या होती है, देखा नहीं है तो देख लो, पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। और reactive values include props, state and all the variables and functions declared directly inside your component body. If your linter is configured for React, it will verify that every reactive value is correctly specified as a dependency.
मतलब आपका लिंटर अगर होगा तो वो बोलेगा कि यार आप फंक्शन में ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको ये रिएक्टिव वैल्यू है, तो ये आपको डिपेंडेंसी में डालनी पड़ेगी, नहीं डालोगे तो वो चिल्लाएगा कि यार नहीं डाली आपने। द लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज मस्ट हैव अ constant number of items and be written in line like dependency 1 dependency 2 और etc, like बस ऐरे डालना है जैसे कि यूजी फिट में डालते हैं ना, बस सेम तरह से। React will compare each dependency with its previous value using the object.is comparison algorithm। object.is comparison algorithm क्या होती है, MDN पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया है इन्होंने, कैसे object.is कंपेयर होता है। तो ये बेसिकली एक एल्गोरिथम है जो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करती है। डिटरमाइंस वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर द सेम वैल्यू, टू वैल्यूज आर सेम इफ वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। क्या दोनों अनडिफाइंड है, दोनों नल है, दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है, दोनों बोथ स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ विद द सेम कैरेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर, मतलब स्ट्रिंग एक्चुअली सेम है, बोथ द सेम ऑब्जेक्ट मीनिंग बोथ वैल्यूज रेफरेंस मीनिंग बोथ द वैल्यूज रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, मतलब मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, ये देखेंगे। और ऐसे लाइक बिगिंट वगैरह के कुछ चीज़ें हैं, और ये बहुत नंबर्स लाइक प्लस पॉजिटिव होगा, माइनस होगा, नैन होगा, या फिर बाकी सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये काम करेगा, ये चीज़ चेक करेंगे। रिटर्न तो होता है आपका फंक्शन जो कि आपने डिफाइन किया था, आप उसको कॉल कर लो, पैरामीटर पास करो, इट विल वर्क एज इट इज़। बस ये कैश करने के लिए यूज़ होता है। इसकी कुछ कैवेट्स वगैरह दी है कि इस कॉल बैक इज़ अ हुक, सो यू कैन कॉल इट जस्ट एट द टॉप लेवल, मतलब ये हुक है तो आपको इसको बस टॉप लेवल पे ही कॉल करना है अपने कंपोनेंट में, किसी फंक्शन वगैरह में नहीं कर सकते, और आपके कस्टम हुक में तो कर सकते हो। रिएक्ट विल नॉट थ्रो अवे द कैश फंक्शन अनलेस देयर इज स्पेसिफिक रीजन टू डू दैट, मतलब कैश किया गया फंक्शन वो तब तक रिटर्न नहीं करेगा जब तक लाइक फिर से वो सेम सेट ऑफ डिपेंडेंसी के लिए आप आस्क नहीं करोगे उस फंक्शन को। अगर डिपेंडेंसी चेंज होती है तो नया फंक्शन मिलेगा, सेम डिपेंडेंसी है पुराना वाला मिलेगा, दैट्स इट। और स्किपिंग री रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, ये कैसे करते हैं री रेंडरिंग स्किप करना, तो ये बस वही है कि आप यूज कॉल बैक कर सकते हो, यूज कॉल बैक के अंदर फंक्शन पास कर दो, डिपेंडेंसी दे दो और ये काम करने लगेगा, बस इतना ईजी है इसे कॉल करना। इसके बाद में इन्होंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं कि आप अगर मेमोइज कर रहे हो अपने कंपोनेंट को और उसमें अगर आप एक फंक्शन को पास कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि देखो ये जो फंक्शन पास कर रहे हो आप, अगर ये री रेंडर पे फिर से आपने इस पे यूज कॉल बैक नहीं लगाया तो इसका एक नया मेमोरी इंस्टेंस क्रिएट होगा, मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा, मेमोरी रेफरेंस पे ये फंक्शन, और उसमें दिक्कत ये आएगी कि वो चेंज हुआ रहेगा ना पहले चीज़ से, तो इसलिए ये री एग्जीक्यूट हो जाएगा ये कंपोनेंट शिपिंग फॉर्म, जिसकी वजह से बिना काम का ये री रेंडरिंग हो रही है इसके चाइल्ड की, लाइक इस कंपोनेंट के चाइल्ड की जो कि है शिपिंग फॉर्म। तो ये नहीं चाहिए हमें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे ये जो हैंडल सबमिट है इसे यूज कॉल बैक में रैप कर दो, और ये तो मेमो में रैप्ड है ही, तो ये री एग्जीक्यूट नहीं होगा, री रेंडर नहीं होगा। तो अगर इसे कॉल बैक में दे दिया तो ये री एग्जीक्यूट नहीं होगा शिपिंग फॉर्म, क्योंकि मेमो में रैप्ड था। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, दोनों चीज़ें बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।